तो यदि दोस्तों आप साइंस फिक्चर एक तरह से सीरीज़ के दीवाने हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अंदाज में नेटफ्लिक्स द्वारा एक सीरीज़ एक तरह से देखने को मिलने वाली है जिसका टाइटल है गुड बाय अर्थ। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये हमें हाल ही के अंदर एक तरह से 26 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है। एपिसोडों की बात की जाए तो तकरीबन 12 एपिसोड इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। गुडबाय अर्थ कोरियाई उमारे फाबो एक आगामी दक्षिण कोरियाई विज्ञानफाई डायस्टोपियन टेलीविजन श्रृंखला है जो जंग सुंगजू द्वारा लिखित, किम जिनमिन द्वारा निर्देशित है और इसमें अह यूनजिन, यू अहिन, जीन सुंगवू ने अभिनय किया है और किम यून है कोटारो इसाका के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित। यह 26 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। 2. सारांश। अलविदा पृथ्वी अनुमानित सर्वनाश से पहले पृथ्वी और एक क्षुद्रग्रह के टकराने से 200 दिन पहले तक अराजकता में रहने वाले लोगों को दर्शाती है। कास्ट करें। जिन सेक्यूंग के रूप में अह यूनजिन। 3. उंगचेओन सिटी हॉल में एक स्वयंसेवक जो खतरे में पड़े बच्चों की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से संघर्ष करता है। यू आहिन यू संग्यून के रूप में। 3. सेक्यूंग का लंबे समय से प्रेमी और एक जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में शोधकर्ता। जियोन सुंगवू वू सियोंगजे के रूप में। 4. मुख्य पुजारी की ओर से एक सहायक पुजारी जो विश्वासियों की देखभाल करता है जो क्षुद्रग्रह घटना की घोषणा के बाद गायब हो गया। कांग इनाह के रूप में किम यूं है। 5. युद्ध सेवा सहायता बटालियन का एक कंपनी कमांडर। किम कांगहून। 6. उत्पादन 13 जनवरी 2022 को प्रोडक्शन द्वारा कास्टिंग की पुष्टि की गई। 3 मई 2022 में यह बताया गया कि फिल्मांकन वर्तमान में प्रगति पर है। 7. रिलीज। यह सीरीज 26 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 8. संदर्भ। कोटारो इसाका कोटारो जन्म 25 मई 1971 रहस्य कथा के एक जापानी लेखक हैं जो अपने हिटमैन उपन्यास मंगा श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं जिसमें माओ जुवेनाइल रीमिक्स 2007 से 2009 शामिल है, जिनमें से पहला 3 हत्यारे 2004 जापानी, 2022 अंग्रेजी को एक जापानी फीचर फिल्म ग्रासहॉपर 2015 के रूप में रूपांतरित किया गया था और उनमें से दूसरी मारिया बीटल 2010 जापानी, 2021 अंग्रेजी को एक अमेरिकी फीचर फिल्म बुलेट के रूप में रूपांतरित किया गया था। ट्रेन 2022। जीवन और कैरियर। इसाका का जन्म जापान के चिबा प्रांत के मात्सुरो शहर में हुआ था। तोहोकू विश्वविद्यालय के कानून संकाय से स्नातक होने के बाद उन्होंने एक सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया। 2000 में इसाका ने अपने पहले उपन्यास ओड्यूबोन नो इनोरी के लिए शिंचो मिस्ट्री क्लब पुरस्कार जीता, जिसके बाद वह पूर्णकालिक लेखक बन गए। 2002 में इसाका के उपन्यास लश लाइफ को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन यह उनकी नाओकी पुरस्कार नामांकित कृति जुर्योकू पिएरो 2003 थी जिसने उन्हें लोकप्रिय सफलता दिलाई। उनके निम्नलिखित कार्य अहिरु टू कामो नो कोइन रोक्का ने नए लेखकों के लिए 25वां योशिकावा ईजी पुरस्कार जीता। जुर्योकू पिएरो 2003, चिल्ड्रेन 2004, ग्रासहॉपर 2004, शिनिगामी नो सीडो 2005 और सबाकू 2006 सभी को नाओकी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसाका जापान में एकमात्र लेखक थे जिन्हें पुरस्कार के पहले 4 वर्षों में होन्या ताइशो के लिए नामांकित किया गया था। अंततः 2008 में रिमोट कंट्रोल मूल जापानी शीर्षक गोल्डन स्लंबर के साथ जीत हासिल की। इसी कार्य ने 21वां यामामोटो शोगोरो पुरस्कार भी जीता। इसाका की किताबों की दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उनके 2010 के उपन्यास मारिया बीटल को ब्रैड पिट अभिनीत 2022 की प्रमुख फिल्म बुलेट ट्रेन के रूप में रूपांतरित किया गया था। 1. एनी है थ्वे और सलमा हायेक, जो निर्माता भी हैं, द्वारा अभिनीत उनकी 2019 की पुस्तक सीसो मॉन्स्टर शिसोमोन्सुता शीसोमोन्स्ता का एक फिल्म रूपांतरण वर्तमान में उत्पादन में है और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया जाएगा। 2. कार्य अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। उपन्यास रिमोट कंट्रोल मूल जापानी शीर्षक गोल्डन स्लंबर ट्रांस। स्टीफन स्नाइडर, कोडांशा यूएसए 2011, ISBN 978 से 4 अरब 77 करोड़ 31,082। हिटमैन श्रृंखला।
तीन हत्यारे, मूल जापानी शीर्षक, ग्रासहॉपर, ट्रांस। सैम मालिसा, जापान 2004, हार्विल सेकर और द ओवरलुक प्रेस, 2022, ISBN 978 से 1,78,73,03,201 ISBN 978 से 1,41,41,97,63,854। बुलेट ट्रेन, मूल जापानी शीर्षक, मारिया बीटल, ट्रांस। सैम मालिसा, जापान 2010, हार्विल सेकर और द ओवरलुक प्रेस, 2021, ISBN 978 से 1,78,73,02,587 ISBN 978 से 1,41,97,56,337। द मेंटिस, मूल जापानी शीर्षक, AX, ट्रांस। सैम मालिसा, जापान 2017, हार्विल सेकर और द ओवरलुक प्रेस, 2023, ISBN 978 से 1,41,97,69,474। होटल लकी 7, मूल जापानी शीर्षक, 777, थोरीपुरसेबुंग, जापान 2023, हार्विल सेकर और द ओवरलुक प्रेस, 2024, ISBN 978 से 1,78,73,04,741। मंगा, हिटमैन श्रृंखला, माओ, जुवेनाइल रीमिक्स, जापान 2007 से 2009, विज मीडिया, 2010 से 2012। वाल्च, जापान 2009 से 2012, विज मीडिया 2010 से 2012। लघु कथाएं, मौत के एजेंट की परिशुद्धता, मूल जापानी शीर्षक, शिनिगामी नो सीडो, ट्रांस। बेथ कैरी, एलेरी क्वींस मिस्ट्री मैगजीन, जुलाई 2006। पासपोर्ट टू क्राइम, इंटरनेशनल क्राइम राइटर्स की बेहतरीन रहस्यमय कहानियां, रनिंग प्रेस, 2007 ISBN 978-07867199167। द बुक मोबाइल, मूल जापानी शीर्षक, बुक्कुमोबिरू, ट्रांस। माइकल एमेरिच, ग्रांटा ऑनलाइन, 4 नवंबर 2020। पुरस्कार, 2022, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू उपन्यास के लिए स्ट्रैंड क्रिटिक्स अवार्ड्स, बुलेट ट्रेन, मूल जापानी शीर्षक, मारिया बीटल। जापानी पुरस्कार, 1996, 13वां संटोरी मिस्ट्री पुरस्कार सम्मानीय उल्लेख, अकुटो ताचिगामी निशिमिरू, बाद में योकिना ग्यांगुगा चिक्यो ओ मावासु के रूप में संशोधित। 2000, 5वां शिंचो मिस्ट्री क्लब पुरस्कार, ओड्यूबोन नो इनोरी। 2004, नए लेखकों के लिए 25वां योशिकावा इजी पुरस्कार, अहिरू से कामोनो कोइन रोक्का। 2004, सर्वश्रेष्ठ लघु कहानी के लिए जापान का 57वां मिस्ट्री राइटर्स अवार्ड, शिनिगामी नो सीडो। 2008, 5वां जापान बुकसेलर्स अवार्ड, होन्या ताइशो रिमोट कंट्रोल, मूल जापानी शीर्षक, गोल्डन स्लंबर। 2008, 21वां यामामोटो शोगोरो पुरस्कार, रिमोट कंट्रोल, मूल जापानी शीर्षक, गोल्डन स्लंबर। 2020, 33वां शिबाता रेंजाबुरो पुरस्कार, ग्याकु सोकुरात्सु, फ्रेंच पुरस्कार। 2012, प्रिक्स मास्टरटन, एफआर उदास स्माइली ओड्यूबोन नो इनोरी, फ्रांसीसी शीर्षक, ला प्रियरे डी डुबोन, 3। 2012, प्रिक्स जूम जापान, एड्यूबोन नो इनोरी, फ्रांसीसी शीर्षक, ला प्रियरे डी डुबोन, 4। गुरसुहोप्पा, ग्रासहॉपर, 3 हत्यारे, 2004 उपन्यास। माओ, 2005 लघु कहानी संग्रह। माओ, जुवेनाइल रीमिक्स, 2007 से 2009 मंगा श्रृंखला। वाल्च, 2009 से 2012 मंगा श्रृंखला। मारिया बिटोरू, मारिया बीटल, बुलेट ट्रेन, 2010 उपन्यास। अक्कुसु, द मेंटिस, 2017 लघु कहानी संग्रह। अन्य उपन्यास, ओड्यूबोन नो इनोरी, चिरी, 2000, फ्रेंच अनुवाद, ला प्रियरे डी डुबोन, फिलिप पिक्वियर प्रकाशन, 2011। रशु रायफू, लश लाइफ, ला शिराइह, 2002। योकिना ग्यांगुगा चिक्यो ओमावासो, योकिना ग्यांगगा चिक्यो ओमावास, 2003। ज्यूरियोकु पिएरो, 2003, फ्रेंच अनुवाद, पिएरोट ला ग्रेविटे, फिलिप पिक्वियर प्रकाशन, 2012। अहिरू से कमोनो कोइन रोक्का, अहिरू तो कमोनो कोइन रोक्का, 2003। सबाकू, 2005। योकिना ग्यांगु नो निचिजो से शोगेकी, ना ग्यांग नो रुछांतोशिजी, 2006। गोरुडेन सुरंबा, गोल्डन स्लंबर, गोरुडेन सरांबा, 2007। मोदन तैमुसु, मॉडर्न टाइम्स, 2008। अरुकिंग, 2009। एसु नो सरू, एसओएस नो युएन, 2009। अरे फजा, हे पिता।
하자, 2010. 요루 노 쿠니 노 쿠파, 오고 노 쿠파, 2012. 게소린 시카츠, 가소린 세카츠, 2013. शिनिगामी नो फ्यूरिकू नो फूली 2013। कैपुटेन सैंडा बोरूटो कैप्टन थंडरबोल्ट काजुशिगे अबे के साथ सहलेखक 2014। कासेनी सुमुत्सुमोरिकाई 2015। योकिना ग्यांगुवा मित्सुकाजोएरो योकिना ग्यांगुवा मित्सुकाजोएरो 2015। सबमरीन पंडुबी सबमरीन 2016। होवेटो रैबिटो सफेद खरगोश होवाइटो रैबिटो 2017。फुगावा योगा फुगावा युगा 2018。クジラ玉の王様クジラ頭の王様2019。पेप्पाजू गोसुतो पेपर्स घोस्ट 2021। लघु कहानी संग्रह चिरुदोरेन बच्चे चिरुदोरेन 2004। शिनिगामी नो सीडो नो चिंतु 2005। फ्रेंच अनुवाद ला मोर्ट एवेक प्रिसिजन फिलिप पिकवियर प्रकाशन 2015। शुमात्सु नो फुरु शुमात्सु नो फुरु 2006। फिशु सुतोरी मछली की कहानी 2007। बाई बाई बुराक्कुबडो अलविदा ब्लैकबर्ड बाई बाई बुराक्कुबादो 2010। पिके पीके 2012। नोकोरी ज़ेंबु बकेशोन नोकोरी ज़ेंबु बकेशोन 2012。首折り男のための基礎曲首折り男のための競争曲2014。エネクレネナハトムジクエインクレネナーチムセクアイネクライネナハトムジーク2014। जायरोस्कोप 2015। शिसो मोन्सुता सीसो मॉन्स्टर 2019। ग्याकु सोकुरात्सु ग्याकु सोकुरातिस 2020। माइक्रो स्पाई एंसाम्बुरु माइक्रो स्पाई एंसेंबल माइक्रो स्पाई एंसाम्बुरु 2022। फिल्म रूपांतरण ए चीयरफुल गैंग टर्न्स द अर्थ 2006 योकिना ग्यांगुगा चिक्यो ओमावासु बच्चे 2006। द फॉरेन डक द नेटिव डक एंड गॉड इन ए कॉइन लॉकर 2007 अहिरू टू कामोनो कोइन रोक्का स्वीट रेन 2008। शिनिगामी नो सीडो मछली की कहानी 2009। ग्रेविटीज क्लाउन्स 2009 जोरियोकू पिएरो लश लाइफ 2009। गोल्डन स्लंबर 2010। चिप्स 2012 पोतेची ओह पिता 2014। टिड्डा 2015। गोल्डन स्लंबर 2018 कोरियाई फिल्म। लिटिल नाइट्स लिटिल लव 2019 ए इन क्लेन नाच मुसिक। बुलेट ट्रेन 2022 मारिया बीटल। शीर्षक रहित सीसो मॉन्स्टर फिल्म रूपांतरण टीबीए मंगा रूपांतरण टिड्डा 3 हत्यारे ए इन क्लेन नचत मुसिक। संदर्भ अह यूंजिन कोरियाई अनंजिन जन्म 6 मई 1991 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं। वह हॉस्पिटल प्लेलिस्ट 2020 से 2021 और द गुड बैड मदर 2023 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। साथ ही माई डियरेस्ट 2023 भी मिली। फिल्म द नाइट आउल 2022 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 59वें बैक्सांग कला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला। 4 अह यूंजिन कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में 2010 की कक्षा का सदस्य है, एक समूह जिसमें किम गोयू ली यूयंग लिम जियोन पार्क सोडैम ली जैसे साथी अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हैं। सांगई और किम सुंगचेओल जो फिल्म और टेलीविजन दोनों उद्योगों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। 5 कैरियर 2010 में आह ने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। उन्होंने 2012 में म्यूजिकल द सॉरोज ऑफ यंग वेर्थर से डेब्यू किया। 6 2015 में जब वह कॉलेज में थी, आह ने चेमू ट्रूप की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने प्रोफेसर ली सांगवू द्वारा निर्देशित एक नाटक में प्रदर्शन किया, जिसका शीर्षक था द स्टोरी ऑफ टेल कॉटन। आह का मानना था कि उस समय उनके प्रदर्शन में कमी थी, लेकिन साथी अभिनेता ली जोंगोके ने वर्षों बाद उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी चर्चा के बाद आह ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि प्रदर्शन ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया है, क्योंकि वह अपने काम से निराश होने के बावजूद कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम थीं। 7 अविश्वसनीय स्रोत 8
2015 में निर्देशक पार्क हिसून के संगीत निर्माण इन्फिनिट एनर्जी में भी दिखाई दिए, जो एक अनंत ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए एक विलक्षण आविष्कारक के बोर्डिंग हाउस में एकत्र हुए युवाओं के एक समूह पर केंद्रित था। ने 4 सितंबर 2015 को किम सोल की भूमिका में अपनी शुरुआत की और उनके प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें उनके बहुमुखी अभिनय, हास्य दृश्यों और उनके स्पष्ट गायन की प्रशंसा की गई। संगीत 3 जनवरी 2016 तक डेहांगनो TOM एक थिएटर में चला। 9 अप्रैल 2018 में इमेजिन एशिया ने घोषणा की कि ने एजेंसी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 अगस्त 2019 में ने बिग बॉस एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 10 ने लेखक ली वूजंग और निर्देशक शिन वोन्हो के एक नए चिकित्सा नाटक में एक अनिर्दिष्ट भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। महीनों बाद को फिर से ऑडिशन देने के लिए कहा गया और बाद में उसे चू मिन्हा की भूमिका के लिए चुना गया। ने कहा कि आखिरी समय में इस भूमिका के लिए विचार किए जाने पर वह भाग्यशाली महसूस कर रही थीं। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने इसे पाने की उम्मीद खो दी थी। 8 अगस्त 2021 में यूंजिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट एजेंसी UAE के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 5 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2022 रात का उल्लू जो सोयंग 11 2024 एक तरह का नागरिक एरिम 12 13 उहम होंगसिक कोरियाई ओमहुंगशिक जन्म 6 अक्टूबर 1986, जिन्हें पेशेवर रूप से यू अहिन के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता, रचनात्मक निर्देशक और गैलरिस्ट हैं। उन्हें टेलीविजन और फिल्म दोनों में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है, जहां वे अक्सर गतिशील पात्रों को चित्रित करते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास प्रदर्शित करते हैं। वह एशियाई फिल्म पुरस्कार, फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के शेवल नॉयर पुरस्कार, 2 ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और 2 बैकसांग कला पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें आने वाली फिल्म पंच 2011, मेलोड्रामा सीक्रेट अफेयर 2014, एक्शन ब्लॉकबस्टर वेटरन 2015, पीरियड ड्रामा द थ्रोन 2015, ऐतिहासिक टेलीविजन श्रृंखला 6 फ्लाइंग ड्रैगन्स 2015 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2016 मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा बर्निंग 2018, जॉम्बी फिल्म अलाइव 2020, इंडी क्राइम ड्रामा फिल्म वॉइस ऑफ साइलेंस 2020 और डार्क फैंटेसी सीरीज हिलबाउंड 2021। बर्निंग में ली जोंगसू के रूप में उनकी भूमिका के लिए यू को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2018 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फीचर के लिए चुना जाना भी शामिल था, जिससे वह इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई और पहले कोरियाई अभिनेता बन गए। ऐसा करने के लिए 4-5 प्रशंसित दक्षिण कोरियाई लेखक ली चांगडोंग द्वारा निर्देशित फिल्म को सार्वभौमिक प्रशंसा भी मिली। 2018 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की 6 और इसे बनाने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 91वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की अंतिम 9 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में 7, 8, 9, 10, 11। अपने फिल्मी काम के अलावा यू सामाजिक और कलात्मक सक्रियता में भी संलग्न है। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली विचारों के लिए भी जाने जाते हैं। 2016 में वह फोर्ब्स कोरिया पावर सेलिब्रिटी सूची में दूसरे स्थान पर रहे। 12 प्रारंभिक जीवन यू आहिन, जिसका असली नाम उहम होंगसिक है, 13 का जन्म दक्षिण पूर्वी दक्षिण कोरिया के नामगू डेगू में हुआ था। 1 वह 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। ग्योंगबुक आर्ट्स हाई स्कूल में ललित कला में पढ़ाई के पहले वर्ष में यू को स्कूल के सामने की सड़कों पर एक कास्टिंग एजेंट द्वारा खोजा गया था। उन्होंने स्वयं सियोल की यात्रा की और स्वतंत्र रूप से रहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक निजी संपत्ति बन गई। उन्हें सियोल आर्ट्स हाई स्कूल में नामांकित किया गया था, लेकिन अपनी प्रसारण गतिविधियों को जारी रखने के लिए जल्द ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हाई स्कूल प्रमाणन के लिए GED पूरा करने के बाद यू ने बाद में डैनकुक विश्वविद्यालय और कोंकुक विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 14-15 डेब्यू करने से पहले उन्हें एक बार के पॉप आइडल के रूप में देखा गया था और गाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। 14-16 कैरियर 2003 से 2005 करियर की शुरुआत और अंतराल। मंच नाम यू आहिन का उपयोग करते हुए उन्होंने 2003 में एक टीवी विज्ञापन में अपनी शुरुआत की।
उनका पहला प्रबंधन उनके लिए एक आकर्षक मंच नाम बनाना चाहता था जो एक आदर्श छवि के अनुकूल हो, क्योंकि उहम होंगसिक नाम बहुत भारी और पुराना माना जाता था। फैशन किया हुआ। फिर उन्होंने यू आहेन चुना। आहेन जर्मन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है एक। 18 ऑडिशन के बाद यू को टीन सीरीज शार्प में शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने पेंटिंग में पढ़ाई कर रहे एक मॉडल छात्र की भूमिका निभाई। 19-20 श्रृंखला प्रसारित होने के बाद यू को लोकप्रियता मिली। 21 और उन्हें रोमांस ड्रामा अप्रैल किस और वनेक्ट ड्रामा शियू और सुहा में कास्ट किया गया। यू स्कूल यूनिफॉर्म और युवा परिधान सहित विभिन्न विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। 22 हालांकि उसके बाद यू ने अभिनय से ब्रेक ले लिया और सुर्खियों से गायब हो गईं। यू के अनुसार वह अभिनय और मनोरंजन उद्योग के बारे में कोई पूर्व ज्ञान के बिना अभिनेता बन गए। 23 सबसे पहले वह पेशे की प्रशंसा और लोकप्रियता से रोमांचित थे, लेकिन फिर इस बात को लेकर भ्रमित हो गए कि क्या वह वास्तव में जीवन में यही चाहते थे या नहीं। यू को इस बात पर विचार करने के लिए एक अंतराल की आवश्यकता महसूस हुई कि वह दूसरों की सेवा करने के बजाय अपने लिए क्या चाहते हैं और एक अभिनेता के रूप में वह भविष्य में किस तरह का रास्ता अपनाना चाहेंगे। आत्मनिरीक्षण के लिए समय निकालने के बाद उन्हें गंभीर अभिनय के प्रति अपने जुनून का पता चला। 24 यू अपने करियर की शुरुआत को याद करते हैं। शार्प के दौरान मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है, इसलिए लोकप्रियता यह महसूस नहीं हुई कि यह मेरी थी। अब मैं इसे बेहतर ढंग से संभाल सकता हूं। शार्प के बाद मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि मुझे जिस स्थिति में धकेला गया है उसमें मुझे लड़खड़ाना और गिरना नहीं चाहिए और मुझे दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाना था और इंतजार करना था। 25 2006 से 2009 फिल्मी शुरुआत। अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करते हुए यू ने कम बजट की इंडी फिल्म बॉयज ऑफ टुमारो में अभिनय किया, जिसमें एक युवा व्यक्ति जोंगड़े की भूमिका निभाई जो एक दर्दनाक बचपन की दुर्घटना के मनोवैज्ञानिक निशानों से ग्रस्त है। 26-27 फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर 2006 में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 28 और 2007 लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लेपर्ड के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। 29 उन्होंने अपनी पहली फिल्म के अर्थ के बारे में कहा, अगर मैंने अभिनेता के करियर की एक तस्वीर खींची है तो यह फिल्म उस तस्वीर के भीतर होनी चाहिए। 30 निर्देशक नोह डोंगसेओक ने यू से तब मुलाकात की जब वह अपना मन नहीं बना सके, हालांकि वह जोंगड़े की भूमिका में रुचि रखने वाले कई अभिनेताओं से मिल चुके थे। 31 नोह ने यू से मिलने के 5 मिनट के भीतर ही उसे कास्ट करने का फैसला कर लिया और कहा, मैं ऑडिशन में यू से मिले पहले 5 मिनटों को नहीं भूल सकता। जब मैंने अन्य अभिनेताओं से जोंगड़े के चरित्र के बारे में पूछा तो उन्होंने आमतौर पर जवाब दिया, मुझे लगता है कि वह कुछ पहनेगा, कुछ हेयर स्टाइल रखेगा और किसी तरह का व्यक्तित्व रखेगा, लेकिन वह काफी देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा और अचानक एक शब्द बोला जैसे उसका गला थोड़ा भर गया हो, यह दुखद है। उस पल मैंने सोचा, जोंगड़े वही है। 32 फिल्म के प्रेस जंकेट के दौरान नोह ने कहा, अपने उल्लेखनीय अच्छे लुक के विपरीत जब मैंने यह शब्द सुना तो वह एक उग्र ऊर्जा से भर गया। युवा, मैं यू आहेन के बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है इस फिल्म का असली मुख्य किरदार जोंगड़े नहीं बल्कि यू आहेन है। 33 नोह ने एक साक्षात्कार में यू के ऑडिशन को याद करते हुए कहा, मैं पहली नज़र में ही यू आहेन पर फिदा हो गया था। बेशक उसकी शक्ल भी अच्छी थी, लेकिन उसकी अनुभूति अन्य अभिनेताओं से बेहद अलग थी जिनसे मैं मिला था। कास्टिंग के दौरान जब यू आहेन मुझसे मिले तो वह घबरा गए थे। एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने से पहले उनके पास यू आहेन के रूप में 20 साल का स्वाभाविक व्यक्तित्व था। 34 अपनी निराशाजनक वास्तविकता से बचने के लिए बंदूक की तलाश करने वाले लड़के के रूप में यू की भूमिका को सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 35 इसके बाद यू ने जियोंग यूनचेओल की ब्लैक कॉमेडी फिल्म स्केलेटन्स इन द क्लोसेट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक संकी लड़के की भूमिका निभाई जो मानता है कि वह पिछले अवतार में एक राजा था। 36 यू को ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। 37 2008 में यू ने ऐतिहासिक नाटक स्ट्रॉन्गेस्ट चिल्वू में अभिनय किया, जिसमें एक क्रूर लेकिन अकेले हत्यारे की भूमिका निभाई जिसे एक रईस ने गोद ले लिया था। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों और दर्शकों से पहचान मिली। 38 बावजूद इसके कि यह उनका पहला ऐतिहासिक नाटक था। 39
उन्हें मिनक्यूडोंग की कॉमेडी ड्रामा फिल्म एंटिक में भी दिखाया गया था, जो योशिनागा फूमी के मंगा एंटिक बेकरी से अनुकूलित थी। 40 पेटिसरी के आकांक्षी और पूर्व मुक्केबाज के रूप में अपनी भूमिका के लिए यू ने मुक्केबाजी और बेकिंग कक्षाएं लीं। 41-42 मिन ने जानबूझकर यू को फिल्म में लाइनों के लंबे सेट दिए, यह कहते हुए कि यू पहले से ही जानता था कि लय के साथ अभिनय कैसे किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइनें कितनी लंबी थीं, सिर्फ एक वाक्य आपको बता सकता है कि उसकी लय कितनी अच्छी थी। और ज्यादातर नौसिखिया अभिनेता स्क्रिप्ट में अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर इतने घबरा जाते हैं कि वे अपनी पहली पंक्तियों को गड़बड़ कर देते हैं और बाकी सब पूरी तरह से बिखर जाता है, लेकिन यू अहिन ने इसे चाकू के एक झटके में पूरा कर लिया। इसीलिए मैंने जानबूझकर उन्हें लंबी पंक्तियां दी। वह एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी प्रतिभा लंबे टेक और फुल शॉट्स में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। 43 यू को डायरेक्टर्स कट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार मिला और वह कोरियाई फिल्म उद्योग में सबसे होनहार अभिनेताओं में से एक बनकर उभरे। 44 2009 में उन्हें रोमांस ड्रामा ही हू कैंट मैरी में वास्तुशिल्प कार्यालय में काम करने वाले चुटीले सहायक के रूप में लिया गया, जो किसी के 20 वर्ष के होने के उज्ज्वल पक्ष को चित्रित करता है। 45 उन्होंने अगली बार फिल्म स्काई एंड ओशन में एक पिज्जा डिलीवरी मैन की भूमिका निभाई, जो अपनी आजीविका कमाने का प्रयास करता है। 46 2010 से 2013 बढ़ती लोकप्रियता और सफलता। अक्टूबर 2013 में बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यू की प्रसिद्धि 2010 में बढ़ी, जब उन्होंने फ्यूजन पीरियड ड्रामा सुंगक्यंकवान स्कैंडल में अभिनय किया, जो इसी शीर्षक वाली एक किताब से लिया गया था। नाटक की लोकप्रियता के कारण यू प्रसिद्ध हो गए। 47 48 49 उन्होंने एक अप्रत्याशित व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अमीर रईसों के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। यू की लोकप्रियता को बाद में जियोलोहलई जियोलोह बुखार कहा गया, जो उनके चरित्र के नाम पर गढ़ा गया था। 50 नाटक की पटकथा लेखिका किम ताएही ने अपने साक्षात्कार में कहा, पुस्तक में उनका सबसे आकर्षक चरित्र जियोलोह था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कच्चे और असभ्य पुरुष चरित्र को चित्रित करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हूं। इस तरह मेरा जियोलोह अन्य पात्रों की तुलना में अधिक संवेदनशील है और इसमें शब्द भी कम है। यह अभिनेता यू आहिन की अतिरिक्त व्याख्या के साथ संयुक्त है, जो एक बहुत ही भावुक अभिनेता है। नाटक में जियोलोह पूरी तरह से अलग हो गया है मूल कहानी से। 51 2011 में उन्होंने आने वाली उम्र की फिल्म पंच में बिरासिक किशोर की प्रमुख भूमिका निभाई, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक हिट थी। 52-53 फिल्म का प्रीमियर 2011 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 54 और बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल बियर के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। 55 उनके सहकलाकार अनुभवी अभिनेता किम यून सेओक ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में वह कोरियाई सिनेमा में सबसे बड़े नामों में से एक होंगे। 56 यू को बिल्ड फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया था, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए उनका पहला नामांकन था। 57 अगले वर्ष यू ने नाटक फैशन किंग में अभिनय किया, जिसमें एक स्वनिर्मित लेकिन सफलता के प्रति जुनूनी फैशन व्यवसायी की भूमिका निभाई। 58 नाटक युवा लोगों के प्यार और सफलता को चित्रित करता है। 59 लेकिन इसकी कमजोर कथा और विवादास्पद अंत के कारण खराब प्रतिक्रिया मिली। 60 फिर भी उन्होंने इस परियोजना में शामिल होने को एक साहसिक और संतोषजनक कदम बताया, क्योंकि वह सांसारिक इच्छाओं के साथ एक चरित्र निभाने में सक्षम थे। 61 2013 के पीरियड ड्रामा जंग ओके जंग लिविंग बाय लव में किंग सुकजोंग की भूमिका निभाई, जो कुख्यात शाही उपपत्नी जंग हुईबिन पर एक संशोधनवादी भूमिका है। 62 यू ने इस भूमिका को अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया और सुकजोंग के अपने परिपक्व, करिश्माई और बहुमुखी चित्रण के लिए उन्हें अनुकूल प्रेस समीक्षाएं मिली। 56 इसके बाद उन्होंने फिल्म टफ एज आयरन में मुख्य किरदार निभाया, जो एक बुसान घाट कर्मचारी के बारे में है जो मनोभ्रंश और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित अपनी मां की देखभाल करता है। 63 आयरन के सहकलाकार के रूप में यू और टफ जंग यूमी ने बाद में एनिमेटेड फिल्म द सैटेलाइट गर्ल और मिल्क काउ में आवाज अभिनेताओं के रूप में फिर से सहयोग किया। 64 2014 से 2017 फिल्म और टेलीविजन में प्रशंसा। फरवरी 2016 में लाइक फॉर लाइक की फैन इवेंट स्क्रीनिंग में यू 2014 में यूली हान के थ्रेड ऑफ लाइज में एक विचित्र सहायक भूमिका के रूप में दिखाई दिए। यह पंच के बाद किम रियोरियोंग उपन्यास पर ली की दूसरी फिल्म रूपांतरण थी। 65 इसके बाद केबल मेलोड्रामा सीक्रेट अफेयर
सीक्रेट लव अफेयर में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें यू ने अपने विवाहित बहुत बड़े शिक्षक के साथ प्यार में एक गरीब पियानो प्रतिभा की भूमिका निभाई। 66-67 अपनी भूमिका की तैयारी के लिए यू ने पियानो का अभ्यास किया और शास्त्रीय संगीत सुना। 68 इस नाटक ने अपने पूरे प्रदर्शन के दौरान नंबर 1 रेटिंग स्लॉट पर कब्जा कर लिया और वर्ष का सबसे अधिक रेटिंग वाला सामान्य केबल ड्रामा बन गया। 69-70 उनकी लोकप्रियता के कारण यू को कुकमिन योन्हानाम देश का युवा प्रेमी करार दिया गया था। 71 यू को एक प्रतिभाशाली पियानोवादक के नाजुक, त्रिआयामी और भावुक चित्रण के लिए अनुकूल प्रेस समीक्षाएं मिली। 72-73 10 एशिया ने प्रशंसा की। सीक्रेट अफेयर यू अहिन का अभिनय में महत्वपूर्ण मोड़ है। वह अफेयर को इतना अनूठा और ठोस बनाता है, वह दर्शकों को अपने निषिद्ध प्रेम के प्रति सहानुभूति देता है और तब तक उसकी यात्रा का अनुसरण करता है जब तक कि सभी नरक टूट न जाएं। ढीला और उनका पियानो कॉन्सर्टो दृश्य लंबे समय तक शहर में चर्चा का विषय रहेगा और स्थायी स्मृति के लायक है। 74 2015 में यू ने 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया। 75-76 रयू सेउंगवान की क्राइम थ्रिलर कॉमेडी वेटरन में उन्होंने एक अनैतिक युवा करोड़पति की भूमिका निभाई, जिसका सामना एक जासूस से होता है, जिसमें ह्वांग जंगमिन और यू हेजिन भी शामिल थे। 77-78 और ली जूनिक के पीरियड ड्रामा द थ्रोन में सॉन्ग कांगहो के साथ दुखद क्राउन प्रिंस सैडो के रूप में। 79 वेटरन दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई और द थ्रोन सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए दक्षिण कोरिया की ओर से प्रस्तुत की गई थी। रयू सेउंगवान ने वेटरन में यू के चरित्र को जेम्स कॉग्नी के पात्रों की तरह बताया और एक क्रूर चेबोल के रूप में अपने पहले चरित्र पर यू की प्रशंसा की। वह इस खलनायक चरित्र को व्यक्त करने में अधिक रुचि रखते थे और सक्रिय थे। हम अधिक पसंद करते थे एक दूसरे का मार्गदर्शन करने के बजाय एक दूसरे का पूरक बनना। और यू अहिन का किरदार एक लड़के जैसा होने के कारण यह किरदार और भी खास बन गया। यदि आप जेम्स कॉग्नी की फिल्में देखते हैं तो उनके किरदारों में यह बचकाना पक्ष होता है। यू अहिन में यह नहीं है, इसलिए यही इसे और भी अधिक बनाता है डरावना। यह कुछ ऐसा है जिसे ली मार्विन भी नहीं बना सकते। 80 ली जूनिक ने कहा कि उन्होंने पंच देखने के बाद यू को चुना और यू के लिए क्राउन प्रिंस साडो चरित्र लिखा। जब मैंने पंच देखा तो मैंने पहले ही यू आहिन में साडो का दिल देखा। वह बहुत असंतोष वाला अभिनेता है और चिंता जिसके अंदर एक आंतरिक ज्वाला दबी हुई है, और उसने 20 वर्ष की आयु वाले लोगों का सार दिखाया। 81 वेटरन और द थ्रोन दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए यू को ब्लू ड्रैगन अवार्ड्स, कोरियन फिल्म रिपोर्टर्स एसोसिएशन अवार्ड्स, चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स और गोल्डन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स सहित प्रभावशाली फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्हें गैलप कोरिया 82 द्वारा वर्ष का फिल्म अभिनेता नामित किया गया और फोर्ब्स द्वारा कोरिया पावर सेलिब्रिटी 40 में नंबर 2 स्थान दिया गया। 83 इसके बाद यू को ऐतिहासिक नाटक 6 फ्लाइंग ड्रैगन्स में कास्ट किया गया, जिसमें फैशन किंग के सहकलाकार शिन सेक्यूंग के साथ फिर से काम किया गया। 84-85 नाटक ने अपने पूरे दौर में नंबर 1 रेटिंग स्थान पर कब्जा किया। 86 जोसियन के महत्वाकांक्षी राजकुमार ताइजोंग के किरदार में यू ने बैकसांग कला पुरस्कारों में टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 87 फिल्म और टेलीविजन दोनों में उनकी सफलता के कारण मनोरंजन मीडिया ने 2015 को एनशिडे आहिन युग गढ़ा। 88 अगले वर्ष यू ने कलाकारों की टोली वाली फिल्म लाइक फॉर लाइक्स में एक कोरियाई वेव स्टार की भूमिका निभाई, जो उनके डेब्यू के बाद उनकी पहली रोमांटिक कॉमेडी थी। 89 यह किसी महिला द्वारा निर्देशित उनकी पहली फिल्म भी थी। यू ने फिल्म में काम करने की अपनी इच्छा के बारे में कहा, मैंने निर्देशक के साथ नारीवाद के विषय पर चर्चा की। यह फिल्म महिलाओं की रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है जो कोरियाई समाज में गहराई से निहित है। जब कोई पुरुष अपनी राय व्यक्त करता है तो उसे अच्छा माना जाता है और आत्मविश्वासी होना, लेकिन जब एक महिला ऐसा ही करती है तो उसे अत्यधिक मनमौजी कहा जाता है। यह बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। 90, 91, 92 कला में उनके योगदान के लिए यू को अक्टूबर 2016 में 7वें कोरियाई लोकप्रिय संस्कृति और कला पुरस्कारों में प्रधानमंत्री की सराहना मिली। 93 2017 में यू ने फंतासी रोमांस नाटक शिकागो टाइपराइटर में अभिनय किया।
94 उन्होंने 1930 के दशक में कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान एक वर्तमान प्रसिद्ध उपन्यासकार और एक प्रतिरोध समूह के नेता की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। 95 2018 वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा और सक्रियता। मई 2018 में कांस फिल्म फेस्टिवल में बर्निंग के प्रीमियर पर यू दाईं ओर दूसरा। 2018 में यू ने ली चांगड़ोंग की फिल्म बर्निंग में स्टीवन येउन के साथ अभिनय किया, जिसमें एक शुद्ध और संवेदनशील युवक जोंगसू का किरदार निभाया जो उस महिला के आसपास के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है जिससे वह प्यार करता है। 96 ली ने यू को कास्ट करने का कारण बताते हुए कहा, यू अहिन उस आयु वर्ग के सबसे प्रसिद्ध कोरियाई अभिनेताओं में से एक है और वह भावनात्मक रूप से ओजस्वी प्रदर्शन देने में अच्छे होने के लिए जाने जाते हैं। इसके विपरीत जोंगसू है ऐसा निष्क्रिय और शर्मीला चरित्र जो अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता है और जो प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस अभिनेता के लिए यह भूमिका निभाना वाकई दिलचस्प होगा। 97 98 99 100 ली ने तब प्रशंसा की, जोंगसू के चरित्र को कोई और नहीं निभा सकता जैसा उन्होंने किया। यू अहिन इस भूमिका के लिए अपूरणीय है, वह महान बारीकियों को व्यक्त करने में सक्षम है और संवेदनशीलता। 101 बर्निंग का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां यू ने रेड कारपेट पर वॉक किया। 102 इसे 91वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए दक्षिण कोरियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 103 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार की अंतिम 9 फिल्म शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 104 यू के प्रदर्शन की सर्वत्र सराहना हुई। लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने एनपीआर पर कहा, फिल्म के अस्पष्ट पुरुष नायक के रूप में यू अहिन के पास कुछ मायनों में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन वह भावना की लगभग भूमिगत गहराई तक पहुंचता है। 105 द प्लेलिस्ट की जेसिका कियांग ने लिखा, यू का जोंगसू शांत पानी की परिभाषा है जो गहरे और अंधेरे में बहता है और छुपाता है कि कौन जानता है कि उनकी धुंधली पहुंच में क्या है। केवल एक त्रुटिहीन आश्वस्त प्रदर्शन ही फिल्म को विनाशकारी लेकिन अस्पष्ट बना सकता है और गूढ़ समापन कार्य उतना ही अच्छा है जितना यहाँ होता है। 106 स्क्रीन एनार्की के पियर्स कॉनरर ने लिखा, इससे भी अधिक प्रभावशाली यू अहिन है जो पश्चिम में एक कॉरपोरेट प्रमुख के दुबलेपतले बेटे की भूमिका निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो रयू सेउंगवान के वेटरन में खलनायक के रूप में काम करता है। इससे बेहतर कभी नहीं। यू एक भ्रम की भावना का प्रतीक है जो अंततः एक प्रदर्शन में भय में बदल जाता है, जो हमें पूरी कहानी में जोंगसू के इरादों के बारे में कोई आसान निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन संदर्भों के साथ मिलकर निर्बलता और उसकी डरपोक शारीरिकता के कारण यू एक असामान्य रूप से सम्मोहक नेतृत्व प्रस्तुत करता है। 107 स्क्रीन डेली के टिम ग्रियर्सन ने लिखा, अहिन यू बर्निंग के अप्रभावी पीछे हटने वाले नायक के रूप में उल्लेखनीय है। वह इस अपरिवर्तनीय तथ्य पर ली के भव्य ग्रंथ के लिए एकदम सही पात्र है कि हमें से कोई भी वास्तव में किसी को या कुछ भी नहीं समझता है। 108 बर्निंग में उनकी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने यू को 2018 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची में शामिल किया, जिससे वह इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र एशियाई और ऐसा करने वाले पहले कोरियाई अभिनेता बन गए। 109 नवंबर 2018 में यू ने संकट फिल्म डिफॉल्ट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने यूं जियोंगहेक की भूमिका निभाई, जिन्होंने सिक्योरिटीज कंपनी छोड़ने और राष्ट्रीय दिवालियापन की भविष्यवाणी करने के बाद संकट पर दाव लगाया था। 110 इस चरित्र ने यह आभास दिया कि यू अहिन ने पहले जिस युवा का प्रतिनिधित्व किया है उससे अलग है। 111 जैसे एक व्यक्ति जो सामान्य लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और एक व्यक्ति जो चौराहे को गले लगाता है, पुरानी और युवा पीढ़ियों की त्रिआयामी। 111 यू ने कहा कि वह एक ही समय में दो पीढ़ियों को समझने का माध्यम बनना चाहते थे। 111 112 और उन्होंने स्थापित प्रणाली को कैसे स्वीकार किया जाए के विचारों के साथ फिल्म में अभिनय किया। 112 और अभी हम किस युग में जी रहे हैं। 111 उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म में भाग लेने का कारण यह था कि फिल्म में कहानी को विनम्र दृष्टिकोण से पेश किया गया था। 113 और यह दिलचस्प था कि एक महिला चरित्र देश के प्रमुख संकट से निपटती है और इसे हल करने की कोशिश करती है। 114 जवाब में सहकलाकार किम हेसू ने यू को एक स्वस्थ दिमाग वाला अभिनेता बताया। 115 और फिल्म में आने के उनके फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 116 उन्होंने कहा कि फिल्म का संदेश समझ में आता है
और इस फिल्म में अभिनय करना एक संभावित विकल्प है क्योंकि वह यू अहीन है। 117 यू को जनवरी 2019 में फोर्ब्स में एक स्टार के रूप में प्रदर्शित किया गया था। 5 इसके बाद वह KBS 1 के विशेष टॉक शो डुओल आहिन गोइंग ऑल डायरेक्शंस के 12 एपिसोड के लिए मेजबान, सहलेखक और सहनिर्माता बन गए। दार्शनिक डोल किम योंगो के 5 जनवरी से 23 मार्च 2019 तक प्रसारित 118, 119, 120 एक टॉक शो की मेजबानी करने के उनके पहले काम को सकारात्मक प्रेस समीक्षा मिली, जिसमें कहा गया वह एकमात्र अभिनेता हैं जो कभी संचार का ऐसा मंच बनाने की कोशिश की। 121 लिंग भेदभाव सहित विभिन्न विषयों पर ईमानदारी से अपने विश्वासों को व्यक्त करना। 122 HE ने ताजगी भरी स्पष्टवादिता के साथ दर्शकों से सीधे मुलाकात की। 123 और इन और डुएल की खुली संचार पद्धति ने पीढ़ी के अंतर को कम करने में मदद की। 124 3 अप्रैल 2019 को यू और डुओल को जेजू द्वीप में जेजू विद्रोह की 71वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें 10,000 से अधिक दर्शकों के सामने शांति की घोषणा और 71वां जेजू संकल्प पढ़ा गया था। 125 126 127 यू ने अपने भाषण में कहा, शर्मनाक रूप से मैं जीजू 4.3 के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहा जाए, नहीं हमें इसके बारे में क्यों नहीं जानना चाहिए था। जेजू 4.3 के बारे में जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह इतिहास का एक ऐसा क्षण है जिसे हम सभी को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें इसके बारे में बात करना जारी रखना चाहिए और इस मुद्दे को प्रासंगिक बनाना चाहिए। और मैं कल्पना नहीं कर सकता कि अपराधियों ने जो किया उसके बाद वे अपनी जिंदगी कैसे जारी रख सकते हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पीड़ित और शोक संतप्त परिवार वर्षों के दुहक को कैसे सहन करते हैं और जेजू द्वीप इन अविश्वसनीय घावों को कैसे सहन करता है। यह इतिहास 128 129 2020 में अलाइव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू 2020 में यू ने हॉलीवुड पटकथा लेखक मैट नेलर की मूल स्क्रिप्ट पर आधारित एक जोम्बी थ्रिलर अलाइव में सर्वाइवर जूनवू के रूप में अभिनय किया। 130 131 फिल्म का प्रीमियर 24 जून 2020 को हुआ और दक्षिण कोरिया में COVID-19 के प्रकोप से पहले फरवरी 2020 के बाद से 10 लाख प्रवेश को पार करने वाली पहली फिल्म बन गई। 132 133 सितंबर 2020 में अलाइव नेटफ्लिक्स मूवीज वर्ल्डवाइड चार्ट में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 134 135 2020 के अंत तक यह नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय शीर्षकों में से एक बन गया। 136 137 अक्टूबर 2020 में यू ने कम बजट की इंडी फिल्म वॉइस ऑफ साइलेंस 138 में एक मूक चरित्र के रूप में अभिनय। पूरी फिल्म में एक भी लाइन नहीं थी। 139 एक नई महिला निर्देशक होंग यूजेओंग द्वारा निर्देशित और लिखित 140 आधारित उनकी स्क्रिप्ट पर जिसे वेनिस बिएनेल कॉलेज सिनेमा 2016-2017 में शीर्ष 12 परियोजनाओं में से एक के रूप में चुना गया था। 141 142 143 144 निर्देशक होंग यूजियोंग ने कास्टिंग के बारे में कहा, एक मुश्किल से व्यावसायिक छोटी फिल्म को आगे बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट यू अहिन के एजेंट और मुझे भेज दी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने मेरी अपेक्षा से अधिक जल्दी प्रतिक्रिया दी। 145 मूक सफाई कर्मचारी ताइन की भूमिका के लिए यू ने 33 पाउंड 15 किलोग्राम से अधिक वजन बढ़ाया और अपना सिर मुंडवा लिया। 146 होंग यूजेओंग ने कहा कि स्क्रिप्ट में मूल चरित्र एक दुबले-पतले युवक को माना जाता था, लेकिन उनकी पहली मुलाकात में यू का वजन पहले से ही बढ़ गया था क्योंकि उन्हें लगा कि यह उस चरित्र के अनुरूप होगा जिसने बहुत अधिक शारीरिक श्रम किया था। उन्होंने याद करते हुए कहा कि वह उनकी शक्ल देखकर अभिभूत हो गई थीं। उन्होंने कहा, पहले तो मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं। कुछ चर्चाओं के बाद वह इस बात पर सहमत हुई कि उसका शारीरिक परिवर्तन मूक ताइन के साथ अच्छा काम करेगा जो संचार के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करता है। बाद में उसने यू को उसके चरित्र अध्ययन के लिए गोरिल्लाओं की एक वीडियो क्लिप भेजी। उसने कहा, मैंने उसे एक गोरिल्ला वीडियो दिया क्योंकि मैंने भावनात्मक विवरण की तुलना में ताइन व्यवहार को कहीं अधिक प्रस्तुत किया। 145 147 होंग ने यू को कास्ट करने का कारण बताते हुए कहा, यू आहिन में स्पष्ट रूप से यह बचकानी छवि थी जिसकी ताइन को जरूरत थी। वह न केवल अभिनय में उत्कृष्ट हैं, बल्कि उनकी एक छवि भी है, कथा के चारों ओर समय और स्थान बनाता है।
उनके लिए धन्यवाद। वॉइस ऑफ साइलेंस में अधिक दिवास्वप्न जैसा काल्पनिक माहौल हो सकता है, और हालांकि मुझे बिना रेखाओं वाले चरित्र के बारे में चिंता थी, लेकिन उनकी विशिष्ट बनावट ने फिल्म को भर दिया, इसके बावजूद कोई खालीपन नहीं छोड़ा। रेखाओं का अभाव। उन्होंने चरित्र में उनके योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा, ताइन के चरित्र की यू अहिन की व्याख्या स्क्रिप्ट के सुझाव से परे नई और ज्वलंत थी। उनके विचारों और सुझावों के माध्यम से मुझे अनुभव हुआ ताइन के उन पहलुओं के बारे में जानने के लिए जिसे मैंने पटकथा में बनाया था, जो तब तक मेरे लिए अज्ञात थे। अंततः ताइन एक ऐसे रूप के साथ पैदा हुआ जो उसके अनुभव से अलग था। पटकथा लेखन चरण 148 यू के प्रदर्शन को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। आई ऑफ फिल्म से जेनी केरमोर ने लिखा, कथानक की तुलना में चरित्र पर अधिक ध्यान देने के साथ फिल्म को हर तरफ ठोस अभिनय से लाभ मिलता है। हालांकि यह यू ही है जो अपने चरित्र को एक उल्लेखनीय आर्क के माध्यम से ले जाता है। 149 स्क्रीन इंटरनेशनल की निक्की बॉघन ने अपनी फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समीक्षा में लिखा, संवाद के बिना काम करते हुए यू आहिन अत्यधिक शारीरिक अभिव्यक्ति के आसान प्रलोभन का विरोध करता है। इसके बजाय वह अपनी गतिविधियों में संयम बरतता है, ताइन की आत्मा को व्यक्त करता है। उसकी है एंगडॉग अभिव्यक्ति में विकल्पों की कमी, उसकी झुकी हुई आंखें, धूल में खून के धब्बों को छिपाने की उसकी उन्मत्त कोशिशें नष्ट हो रही हैं। 150 रोजर एबर्ट के निक एलन भी इसी तरह सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, अलाइव के यू अहिन एक सम्मोहक पूर्ण प्रदर्शन दे रहे हैं। 151 जैक कैमरून ने द फिल्म मैगजीन के लिए लिखा, यू आहिन जो बर्निंग में बहुत उत्कृष्ट था, यहां भी उतना ही मजबूत है। अपनी अत्यधिक अभिव्यंजक शारीरिक भाषा और जानबूझकर निष्क्रिय चेहरे के भावों के साथ सब कुछ संप्रेषित करता है। उसकी सांसें और घुरघुराहट की आवाजें अक्सर कुछ लिखित संवादों की तुलना में आपका ध्यान अधिक मजबूती से आकर्षित होता है। 152 अलाइव और वॉइस ऑफ साइलेंस दोनों में उनकी भूमिकाओं के लिए यू को 2020 सिने 21 अवार्ड्स में वर्ष का अभिनेता नामित किया गया था। 153 वॉइस ऑफ साइलेंस में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 41वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता और लोकप्रिय स्टार का पुरस्कार जीता। 154 155 और 40 साल की उम्र से पहले 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले दूसरे अभिनेता बन गए, सोल क्यूंगगू का अनुसरण करते हुए। 156 उन्होंने 57वें बेक्सांग कला पुरस्कारों में फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। 157 25वें फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शेवल नॉयर पुरस्कार और 30वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार और 15वें एशियाई फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। वॉइस ऑफ साइलेंस में उनके प्रदर्शन के लिए क्रमशः 2021 में पुरस्कार 158, 159, 160। यू की अगली भूमिका येओन सांगहो की नेटफ्लिक्स सीरीज हेलबाउंड में पंथ नेता जंग जिनसू की थी, जो नवंबर 2021 में रिलीज हुई थी। 161 इस सीरीज का प्राइम टाइम कार्यक्रम में 2021 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विश्व प्रीमियर हुआ था। सितंबर 2021 में टीवी श्रृंखला की 162, 163, 164 और महोत्सव में जगह बनाने वाला पहला कोरियाई नाटक बन गया। 165 इसे 26वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नवनिर्मित ऑन स्क्रीन सेक्शन में और अक्टूबर 2021 में थ्रिल सेक्शन में 65वें BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। 166 167 हेलबाउंड नेटफ्लिक्स में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली कोरियाई श्रृंखला बन गई। रिलीज होने के एक दिन के भीतर टीवी शो वर्ल्ड वाइड चार्ट 168, 169 और गैर अंग्रेजी टीवी कार्यक्रमों के लिए नेटफ्लिक्स के आधिकारिक साप्ताहिक चार्ट में शीर्ष पर रहा। 170 विरोधी होने के बावजूद यू को अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों और दर्शकों से पहचान मिली। निक एलन ने रोजर एबर्ट के लिए लिखा, यू अहिन इस भूमिका में उत्कृष्ट हैं, जिसने उन्हें अपनी आंखों में एक निश्चित मुर्दापन के साथ विश्वास के गूढ़ शब्दों को पेश किया है। 171 द अपकमिंग के एंड्रयू मरे ने लिखा, यह आहिन है जो मृदुभाषी पंथ नेता जियोंग जिनसू के रूप में सुर्खियां बटोरता है। खतरनाक और आकर्षक के बीच की रेखा पर कुशलता से चलते हुए इस करिश्माई व्यक्ति में वह सब कुछ है जो आवश्यक है एक यादगार प्रतिपक्षी बनने के लिए। 172 द प्लेलिस्ट के ब्रायन टेलेरिको भी इसी तरह सकारात्मक थे और उन्होंने लिखा, यू अहिन नेटफ्लिक्स हिट अलाइव में भी एक ऐसा आकर्षक युवा अभिनेता है जिसे वास्तव में वह मिलता है जो हेलबाउंड के बारे में होना चाहिए। जिससे शो को नुकसान होता है वह इसे छोड़ देता है।
173 पॉलीगॉन के जोशा मिलमैन ने लिखा, यू अहिन विशेष रूप से प्रेरित कास्टिंग है, जिससे उसके अध्यक्ष को उतना ही गुणी होना चाहिए जितना कि वह चालाक है, अपनी कमकुंजी कट्टरता में अचल है। यह उसके कंधों पर है कि बाकी खिलाड़ी कभी भी केवल आकर्षित महसूस किए बिना अपनी अपनी भूमिकाएं बना सकते हैं। 174 एनेमी के हिज्जिर जुनैनी ने लिखा, उनका शांत आचरण अस्थिर तीव्रता के बावजूद शो के मुख्य खलनायक के रूप में यू अहिन का प्रदर्शन बेहद आकर्षक है। 175 2022 में यू ने नेटफ्लिक्स क्राइम कॉमेडी फिल्म सियोल वाइब में किम सुंगक्युन, जंग वूंगिन और मून सोरी जैसे कलाकारों के साथ सांगेडोंग सुप्रीम टीम लीडर की भूमिका निभाई। 176 177 178 179 अविश्वसनीय स्रोत। फिल्म की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद यू के प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। डिजिटल माफिया टॉकीज से दिव्या मल्लदी ने लिखा, यो आह इन जैसे डोंग वुक ने अपने चरित्र में विश्वसनीयता की इतनी डिग्री ला दी, अपने अंत साहस के साथ जो एक चतुर गणनात्मक स्वभाव द्वारा संतुलित था। 180 181 प्रमित चटर्जी ने हाई ऑन फिल्म्स के लिए लिखा, यू अहिन निस्संदेह यहाँ का सितारा है और वह आतिशबाजी का एक बड़ा हिस्सा देता है। 182 यू अगली बार ली ब्युंगहुन के साथ अभिनय करेंगे और द मैच में दक्षिण कोरियाई पेशेवर गो खिलाड़ी ली चांगहो की भूमिका निभाएंगे। 183 184 फिल्म 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 185 186 वहरा मिरान के साथ कांग ह्योंगचेओल की फंतासी फिल्म हाई डॉट 5 में सुपरपावर वाले बेरोजगार आदमी की भूमिका भी निभाएंगे। 187 और नेटफ्लिक्स एपोकैलिक ड्रामा गुरबाए अर्थ में अभिनय किया, जो किम जिमिन द्वारा निर्देशित कोटारो इसाका के उपन्यास द फूल ऑफ द एंड पर आधारित है। 188 189 अविश्वसनीय स्रोत। 190 अन्य कार्य। स्टूडियो कंक्रीट यू स्टूडियो कंक्रीट के प्रतिनिधि, क्यूरेटर और रचनात्मक निदेशक हैं। एक रचनात्मक सामूहिक जिसकी स्थापना 1980 के दशक में जन्मे कलाकारों के एक समूह द्वारा 2014 में की गई थी। 191 यू और उनके दोस्तों ने रचनाकारों की भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समर्थन प्रणाली बनाने के मिशन के साथ स्टूडियो कंक्रीट की स्थापना की। समूह प्रदर्शनियों और विज्ञापनों की योजना, ग्राफिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन और कला सहयोग सहित कई रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल है। 192 हन्नमडोंग में एक पुनर्निर्मित पुराने टाउनहाउस में स्थित समूह का एटेलियर एक सांस्कृतिक परिसर के रूप में कार्य करता है और इसमें एक गैलरी, कैफे और दुकान है। यह स्थान मुफ्त मासिक प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो उभरते स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के काम का परिचय देते हैं। 193 स्टूडियो कंक्रीट प्रदर्शनियों के माध्यम से यू एलजीबीटी समुदाय, उदार नारीवादी, कोरियाई चाइल्डहुड ल्यूकेमिया फाउंडेशन और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के लिए अपना समर्थन दिखाता है। बच्चों के लिए स्टूडियो कंक्रीट के वार्षिक चैरिटी बाजार के अलावा 194 आर्ट गैलरी विभिन्न समूहों के लिए हर महीने नए कार्यक्रम आयोजित करती है। 2017 में स्टूडियो कंक्रीट ने सियोल में मेक लव नॉट वॉल्स वैश्विक अभियान के लिए डीजल के साथ सहयोग किया। 195 गैलरी में एक नारीवादी पुस्तक मेला और चर्चा, 196 और ड्रेग क्वीन ड्रामेटिक रीडिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 197 2018 में स्टूडियो कंक्रीट ने साइबरबुलिंग के खिलाफ एक स्टैंड लेने के लिए डीजल के हेट कोचर वैश्विक अभियान के लिए एक लघु वृत्तचित्र द इंटरव्यू का निर्माण किया। 198 ब्रांड की बिक्री से प्राप्त सारी आय धमकानेरोधी कार्यक्रमों के लिए दान कर दी गई। 199 200 उसी वर्ष गैलरी ने स्तन कैंसर जागरूकता अभियान के लिए डब्ल्यू कोरिया पत्रिका के साथ सहयोग किया। वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय कोरियाई स्तन कैंसर फाउंडेशन को दान कर दी गई। 201 अगले वर्ष स्टूडियो कंक्रीट ने 100वें वर्ष मार्च फर्स्ट मूवमेंट के उपलक्ष्य में KBS 1 के विशेष टॉक शो डुओल आहिन गोइंग ऑल डायरेक्शंस के 12 एपिसोड का सहनिर्माण किया। 120 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिन्होंने स्टूडियो कंक्रीट में अपनी एकल प्रदर्शनियां आयोजित की हैं, वे हैं डैनियल सीजर, जीन जूलियन, 202 जोन कॉर्नेला, 203 और एरिक जॉयनर। 204 205 2016 से स्टूडियो कंक्रीट डीजे पैगी गो के साथ मिलकर काम कर रहा है। 206 207 208 2019 तक स्टूडियो कंक्रीट ने 16 एकल प्रदर्शनियां, 18 सहयोगी प्रदर्शनियां, 2 विशेष निमंत्रण प्रदर्शनियां और राष्ट्रीय आधुनिक और समकालीन कला संग्रहालय
डीजल, बडवाइजर, एब्सोल्यूट वोदका के साथ कला सहयोग परियोजनाओं का आयोजन किया है। डंकिन डोनट्स, सीएनसीटी एनर्जी और बहुत कुछ। 209 परोपकार। 2013 में यू ने द ब्यूटीफुल फाउंडेशन के माध्यम से आई एम अगेंस्ट द अनफेयर फूड ट्रे ऑफ चिल्ड्रन नामक एक अभियान के लिए दान दिया। उन्होंने द ब्यूटीफुल फाउंडेशन को धन उगाहने के लक्ष्य में 22% जोड़ने में मदद की थी। इस प्रकार 350 मिलियन वॉन तक पहुंचने के लिए केवल 1% की आवश्यकता थी। फाउंडेशन ने भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए उनका पत्र प्रकाशित किया और इसके तुरंत बाद धन उगाही अपने लक्ष्य से अधिक हो गई। 210 2014 में यू ने हंगुल थीम वाली टी शर्ट डिजाइन बनाने के लिए न्यू किड्स नोहंट नाम से एक स्थानीय कपड़ों की लाइन लॉन्च की। 211 फिर उन्होंने 2015 में न्यू किड्स यू आह इन चैरिटी फंड खोलते हुए कपड़े की लाइन के माध्यम से कमाए गए 100 मिलियन वॉन के मुनाफे को दान कर दिया। इस फंड का उपयोग कॉलेज में आने वाले छात्रों के लिए कॉलेज ट्यूशन और शैक्षिक खर्चों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। आवासीय देखभाल केंद्रों में रहते समय या सेवानिवृत्त होने के बाद। 212 213 18 अप्रैल 2014 को एमवी सिवोल त्रासदी के डूबने के बाद यू चुपचाप सिवोल फेरी राहत प्रयासों में शामिल हो गए और जिंदों में लापता यात्रियों के परिवार के सदस्यों को गुप्त रूप से आपूर्ति भेजी। 214 2015 से यू और उनकी आर्ट गैलरी स्टूडियो कंक्रीट बाल दिवस मनाने के लिए वार्षिक चैरिटी बाजार आयोजित करते हैं और बाजार से होने वाली सारी आय कोरिया चाइल्डहुड ल्यूकेमिया फाउंडेशन को दान करते हैं। 194 2016 में उन्होंने वंचित बच्चों के लिए 40 मिलियन वोन मूल्य के संग्रहालय टिकट दान किए। 215 216 यू डीजल के ग्लोबल मॉडल बनने वाले पहले एशियाई अभिनेता हैं। 217 सितंबर 2018 में यू साइबरबुलिंग के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए डीजल के हेट कोचर वैश्विक अभियान में शामिल हुए। 198 यू और उनके कलाकार समूह स्टूडियो कंक्रीट ने 20 सितंबर 2018 को अभियान के लिए एक लघु वृत्तचित्र द इंटरव्यू जारी किया। साक्षात्कार ने एक नकली वृत्तचित्र का रूप ले लिया जो फैशन फिल्म शैली में शायद ही कभी देखा जाता है। यू ने रचनात्मक निर्देशक और मुख्य किरदार के रूप में खुद कमान संभाली। ब्रांड के टुकड़ों की बिक्री से प्राप्त आय को धमकाने विरोधी कार्यक्रमों के समर्थन में दान किया जाएगा। 199 200 यू 2012 से अमोरे पैसिफिक ग्रुप और डब्ल्यू कोरिया मैगजीन की वार्षिक अभियान गतिविधियों जैसे पिंक रिबन लव मैराथन 218, 219 और लव योर डब्ल्यू अभियानों के माध्यम से स्तन कैंसर जागरूकता अभियानों की समर्थक रही है। जनवरी 2017 में प्रसिद्ध मूर्तिकार ओसांग ग्वोन के साथ यू ने मिलकर एक बस्ताकार की क्यूबिस्ट मूर्तिकला का निर्माण किया जो स्तन कैंसर जागरूकता अभियान लव योर डब्ल्यू का प्रतीक है। 220, 221, 26 अक्टूबर 2018 को यू और उनके कलाकार समूह स्टूडियो कंक्रीट ने 13वें वार्षिक लव योर डब्ल्यू अभियान में डब्ल्यू कोरिया के साथ विशेष टी शर्ट का एक सेट डिजाइन करके और वुमन एंड ब्यूटी को सामने लाकर सहयोग किया। लव योर डब्ल्यू नामक फोटो प्रदर्शनी की थीम। प्रदर्शनी से प्राप्त आय कोरियाई स्तन कैंसर फाउंडेशन को दान कर दी गई। 222 सार्वजनिक छवि। अपनी पीढ़ी के सबसे मुखर और राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से सशक्त कोरियाई अभिनेताओं में से एक माने जाने वाले यू ने 2012 के अंत में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ से अह चेओल-सू की वापसी के खिलाफ कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए ट्वीट किया। 223, 224, 225 उन्होंने सियोल में लेडी गागा के संगीत कार्यक्रम में आयु विनियमन की भी आलोचना की जिसे पहले PG-13 के रूप में बेचा गया था लेकिन बाद में इसे PG-18 में बदल दिया गया। 226 19 नवंबर 2016 को यू ने राष्ट्रपति पार्क ग्यून्हे के इस्तीफे की मांग करने वाली सबसे बड़ी जन रैली में भाग लिया। 227 यू अपनी पहचान एक नारीवादी के रूप में बताती है। फरवरी 2016 में अपनी फिल्म लाइक फॉर लाइक के प्रचार के दौरान महिला फिल्म निर्देशकों के बारे में यू की टिप्पणी ने मीडिया का ध्यान खींचा। यू ने कहा, मैं एक महिला फिल्म निर्देशक के साथ काम करना चाहती हूं। जब लोग महिला निर्देशकों के बारे में बात करते हैं तो वे हमेशा निर्देशक के आगे महिला शब्द लगाते हैं, भले ही वे पुरुष निर्देशकों के लिए पुरुष शब्द नहीं लगाते। इसका मतलब यह हो सकता है कि महिलाएं विशेष हैं, लेकिन वास्तव में महिलाएं अक्सर अपने लिंग के कारण समाज में पिछड़ जाती हैं। मैं उन्हें महत्व देना चाहती हूं और मैं उनके साथ काम करने को लेकर भी उत्सुक हूं।
90 यू ने फिल्म के बारे में एक नारीवादी टिप्पणी भी की। यह फिल्म महिलाओं की रूढ़िवादी धारणा को दर्शाती है जो कोरियाई समाज में गहराई से निहित है। जब कोई पुरुष अपनी राय व्यक्त करता है तो उसे आत्मविश्वासी और शांत माना जाता है, लेकिन जब एक महिला भी ऐसा ही करती है उसे बहुत मनमौजी कहा जाता है। यह बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। 92 फरवरी 2017 में यू ने कहा, मैं भी एक नारीवादी हूं क्योंकि हम सभी समानता की कामना करते हैं। इसलिए जो कोई भी एक ऐसी दुनिया की कामना करता है जहां उसे हाशिए पर न रखा जाए, सताया न जाए, नहीं उसकी वजह से चोट पहुंचाई जाए, विशेषताएं वास्तव में अपनी पसंद से एक नारीवादी हैं। 228 2017 के अंत में यू ने कट्टरपंथी नारीवादी समुदाय मेघालय के खिलाफ कड़े शब्दों में आलोचना की, जिसके परिणामस्वरूप आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक विशिष्ट पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले कोरियाई व्यक्ति की आक्रामक अभिव्यक्ति की थी। 229, 230, 231 यू ने आरोप से इनकार किया। 232, 233, 230 मार्च 2018 में उन्होंने एक छोटी, मूक, कैप्शन रहित क्लिप पोस्ट की जिसमें कुछ लोगों को बांध कर जला दिया गया और उनके आसपास के लोग बस देख रहे थे। नेटिजन्स ने तुरंत मान लिया कि वीडियो दक्षिण कोरिया में मी टू आंदोलन की ओर इशारा करता है। 234, 235 बीबीसी साक्षात्कार में मई 2018 में यू ने कहा, नारीवाद आज का सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार आंदोलन है और वहां पुरुष महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला बनाम महिला पीड़ित की संरचना है। हमें इस दुनिया में सहअस्तित्व में रहना चाहिए और मेरा मानना है कि ऐसा करने के तरीके पर कम आक्रामक, अधिक शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की जानी चाहिए। 236, 237, 231 अपने टॉक शो दो ऑल आहिन गोइंग ऑल डायरेक्शंस जनवरी 2019 में दक्षिण कोरिया में हो रहे लिंग युद्ध पर यू के विचार 238 और अल्पसंख्यकों के लिए उनके समर्थन ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है। द कमजोरों और अल्पसंख्यकों की तर्कसंगत आवाज को सत्ता या निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी आक्रामक और यहां तक कि हिंसक आवाजें उभरने का कारण क्या है, इस पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा समाज अभी भी उचित, ईमानदार और ईमानदार मांगों को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि अगर हम तर्कहीन हिंसक आवाजों से एक कदम दूर रहें तो मुझे लगता है कि हमारे पास समाज को बदलने का एक अवसर है। 239 यू मैक कैफे 240 डायडोरा 241 डीजल कार्टियर एब्सोल्यूट वोदका केल्विन क्लेन बर्बेरी बीरकेनस्टॉक 242 243 बर्गर किंग और प्यूमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दिए हैं। 244 245 वह डीजल के वैश्विक मॉडल बनने वाले पहले एशियाई अभिनेता हैं। 246 247 और कार्टियर के कोरियाई ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले कोरियाई अभिनेता हैं। 248 249 250 यू केल्विन क्लेन के 2019 आई स्पीक माई ट्रूथ अभियान के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में चुने जाने वाले पहले कोरियाई और एकमात्र एशियाई सेलिब्रिटी भी हैं। 251 252 253 और उन्हें चुना गया। रिकार्डो टिस्की 2019 के बाद से बर्बेरी के एकमात्र पुरुष वैश्विक राजदूत हैं। 254 2020 में वह ग्रेस कोडिंगटन के साथ बिर्केनस्टॉक ग्लोबल पर्सनैलिटी अभियान में शामिल हुए। 255 256 अगले वर्ष उन्होंने बैलेंसियागा के WFP 2021 स्प्रिंग कलेक्शन से अपनी सारी मॉडलिंग फीस दान करके बैलेंसियागा और विश्व खाद्य कार्यक्रम के 2021 जीरो हंगर अभियान में योगदान दिया। 257 नवंबर 2022 में यू को GQ कोरिया द्वारा वर्ष के पुरुषों में से एक चुना गया था। 258 व्यक्तिगत जीवन यू की दो बड़ी बहनें हैं। हन्नमडोंग में स्टूडियो कंक्रीट आर्ट गैलरी के प्रबंधन के अलावा यू 2015 से 2017 तक सियोल के इटावन में मशरूमोन्मुख रेस्तरां के साथ एक कोरियाई स्वस्थ तला हुआ भोजन TMI टू मच इन्फॉर्मेशन का निवेशक और व्यापार भागीदार था। 259 यू एक स्वतंत्र लेखक भी थे। वह 2014 से 2016 तक टॉम ग्रेहाउंड की फैशन पत्रिका टॉम पेपर के मुख्य संपादक रहे थे और इन स्टाइल कोरिया और मूवी वीक जैसी पत्रिकाओं के लिए कई कॉलम में योगदान दिया था। 260 सियोल पोएट्स एसोसिएशन की पत्रिका मंथली पोएट्री ने उनके लेखन की प्रशंसा करते हुए कहा, स्वयं की सुंदर,
स्पष्ट और स्वच्छ सांस जो एक अभिनेता के ग्लैमरस जीवन से अलग है। 261, 262 उनके लेखन पर प्रकाशकों और पेशेवर लेखकों ने भी ध्यान दिया। 263, 264 अपने खाली समय में यू को अपने परिचितों के लिए खाना बनाना पसंद है। 265, 266 सैन्य छूट। 2017 में यू ने खुलासा किया कि उन्हें हड्डी का ट्यूमर है और इस तरह उनकी अनिवार्य सैन्य सेवा में देरी हो रही है। यू के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके लक्षण सौम्य थे, जिसका मतलब था कि गैर कैंसर वाले ट्यूमर का उनके रोजमर्रा के जीवन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा और फैलने का कोई खतरा नहीं होगा। 267, 27 जून 2017 को यू के प्रतिनिधियों ने घोषणा की कि 5 मेडिकल परीक्षाओं में असफल होने के बाद उन्हें सैन्य सेवा से छूट दे दी गई है। 268 कानूनी मुद्दे। नशीली दवाओं से संबंधित जांच। 8 फरवरी 2023 को प्रोपोफोल के उपयोग के लिए पुलिस ने यू से पूछताछ की और वह अधिक विवरण साझा करेगा और सभी जांचों में सहयोग करने का वादा करेगा। इसकी पुष्टि उसकी एजेंसी यूए ने की है। पुलिस ने सियोल के गंगनम और योंगसन जिलों में विभिन्न डॉक्टरों के कार्यालयों और क्लिनिकों की तलाशी ली और उन्हें जब्त कर लिया, जिन पर 2021 की शुरुआत से यू को अवैध रूप से प्रोपोफोल देने का संदेह है। बाद में पुलिस ने यू को देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। 269, 270, 271 10 फरवरी को पुलिस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि यू के मूत्र के नमूने में मारिजुआना के लिए सकारात्मक और प्रोपोफोल के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया था। उसके बाल परीक्षण के परिणाम 23 फरवरी को सामने आएंगे। 272 जैसे ही पुलिस के दावों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, विज्ञापनदाताओं ने तुरंत यू की विशेषता वाले अपने विज्ञापन हटा दिए, जिसमें कोरिया के डेली के अनुसार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और जैसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शामिल थे। चीनी फैशन ब्रांड। 273 यू के ड्रग स्कैंडल ने उनकी आगामी परियोजनाओं को भी प्रभावित किया, जिसमें 2023 की पहली छमाही में रिलीज होने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म द मैच, पोस्ट प्रोडक्शन में हाई.5 और दूसरी छमाही में रिलीज होने वाली गुडबाय अर्थ शामिल है। 2023, 274 औषधि परीक्षण के परिणाम। 23 फरवरी 2023 को पुलिस ने घोषणा की कि विस्तृत बाल विश्लेषण के परिणाम स्वरूप यू को प्रोपोफोल के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। पिछले दवा परीक्षण में भी उन्हें मारिजुआना के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। 275 1 मार्च को यह घोषणा की गई कि उनके बालों के परीक्षण में कोकीन और केटामाइन के अंशों की उपस्थिति का भी पता चला है। 276 घोटाले के बाद यू को हेलबाउंड के दूसरे सीजन से हटा दिया गया और उनकी जगह अभिनेता किम सुंगचियोल को ले लिया गया। 277 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख यू आहिन फिल्मोग्राफी। दोस्तों बात की जाए तो रिलीजिंग डेट के बारे में 26 अप्रैल को ये हमें देखने को मिलेगी 12 एपिसोड के साथ सेक्शन 1 के साथ, और आगे भी इसका कंफर्म है नेटफ्लिक्स द्वारा इसका सेक्शन 2 बनाया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से जो सीरीजें रहती है इस टाइप की लोगों द्वारा बड़ी पसंद की जाती हैं। साथ ही साथ कोरियन इसकी मेन लैंग्वेज है, साउथ कोरिया के अंदर से बनाया गया है, तो क्वालिटी तो आप सभी को पता होगा बेहतरीन रहने वाली है, डबिंग की भी साथ ही साथ कंटेंट की भी। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने सारी कुछ जानकारी इस सीरीज़ के बारे में बता दी है। बाकी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।